नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज टॉपिक वाइज। हम पूरे उत्तराखंड जीके को यहाँ पे कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के रूप में। इस सीरीज में अभी तक हमने 12 वीडियोस कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड के सीरियल वाइज और जो टॉपिक वाइज हैं उनके एमसीक्यूज को कवर किया। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हमारा ये इस सीरीज का 13वां वीडियो होगा और इसमें हम उत्तराखंड में जो पाई जाती हैं प्रमुख औषधियां और वनस्पति, उनके एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ से भी आपका एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो जड़ी बूटी के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के द्वारा 1972 में शुरू किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों की किस्में कितनी हैं? तो देखिए, उत्तराखंड में लगभग 500 से ज्यादा या 500 प्रकार की जड़ी बूटियां यहां पर पाई जाती हैं, पूछा जा सकता है। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो चरक संहिता में उत्तराखंड के लिए वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि चरक संहिता में जो हिमालय है इसको क्या कहा गया है? उत्तराखंड को तो वानस्पतिक बगीचा कहा है, हिमालय को औषधम हिमवंत औषधनम भूमि नाम कहा गया है। नेक्स्ट है, जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो जिलेवार जो ये भेषज सहकारी संघ बनाए गए, ये बनाए गए थे 1980 में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की प्रमुख जड़ी बूटियों का प्रयोग किन उद्योगों में किया जाता है? तो जो उत्तराखंड में जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, इनका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है, परफ्यूम और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में होता है, फूड इंडस्ट्री में भी होता है। यानी जो उत्तराखंड में जड़ी बूटियां मिलती हैं, इनसे दवाइयां भी बनाई जाती हैं, कॉस्मेटिक के सामान भी बनाए जाते हैं और खाने की चीजें भी इससे बनाई जाती हैं। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में औषधीय पदार्थों का संग्रहण किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? तो उत्तराखंड के अंदर जो औषधीय पदार्थों का संग्रहण किया जाता है, यह वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसी वन प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य में 114 जड़ी बूटियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, जड़ी बूटियों के विपणन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से जड़ी बूटी मंडी की स्थापना उत्तराखंड के किन स्थानों में की गई है? बेसिक सा क्वेश्चन यह है कि जड़ी बूटी मंडियां कहां कहां पर स्थापित की गई हैं। ये की गई है, एक जड़ी बूटी मंडी आपके ऋषिकेश में बनाई गई है, रामनगर और टनकपुर में, यानी उपयुक्त सभी यहां पे सही आंसर है। ठीक है, इसके अलावा एक हर्बल गार्डन भी बनाया गया है। ये कहां बनाया गया है? हर्बल गार्डन ऋषिकेश में जो मुनि की रेती है वहां पर बनाया गया है। जड़ी बूटी मंडी ऋषिकेश, रामनगर, टनकपुर, हर्बल गार्डन मुनि की रेती में है। ठीक है, और आप जानते हैं उत्तराखंड को राज्य सरकार ने क्या घोषित किया है? हर्बल स्टेट घोषित किया है। ये भी पूछा जाता है। जड़ी बूटियों के शोध प्रसंस्करण कृषिकरण हेतु स्वतंत्र इकाई के रूप में सुगंध पादप केंद्र की स्थापना कहां की गई है? तो जो ये सुगंध पादप केंद्र है, इसकी स्थापना आपके देहरादून में सेलाकुई में की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में वनों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर हम देख चुके हैं, इनका प्रयोग औषधि बनाने में होता है, खाने की चीजों में होता है और सौंदर्य जो प्रसाधन होते हैं, जो कॉस्मेटिक होते हैं, इनमें होता है। यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खोज या खेती शुरू की गई थी? तो देखिए, उत्तराखंड में सबसे पहले किसकी खेती शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी बेलाडोना की। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया है। बेलाडोना की खेती उत्तराखंड में 1903 में शुरू होती है और ये पहला औषधीय पौधा था जिसकी खेती उत्तराखंड में होती है। 1903 में कुमाऊं में इसे उगाया गया था।
किस औषधीय पौधे से सिर दर्द, दांत दर्द तथा मूत्राशय संबंधी रोगों के उपचार की दवाएं बनाई जाती हैं? तो ये सारी दवाएं बेलोडोना के मदद से बनाई जाती हैं। उत्तराखंड के वनों में पाई जाने वाली प्रमुख औषधीय पौधे कौन से हैं? तो उत्तराखंड के वनों में कौन कौन से औषधीय पौधे पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पर सयावली पाई जाती है, जिसे निर्गुंडी के नाम से हम जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, इसी का अन्य नाम है निर्गुंडी। ठीक है, बहेड़ा यहाँ पाया जाता है। अश्वगंधा औषधि यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा भैंकल ये मिलता है, कंडाली मिलती है, यहाँ से झूला वनस्पति भी हमें उत्तराखंड से मिलती है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी। निम्न में से किस औषधीय पौधे का उपयोग हर्बल शैम्पू बनाने में किया जाता है? हर्बल शैम्पू बनाने में किस पौधे का इस्तेमाल होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भीमल का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और है शिकाकाई। इसका इस्तेमाल किस में होता है? तो इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक शैम्पू बनाने में होता है। तो दोनों का इस्तेमाल, भीमल और शिकाकाई, इनका इस्तेमाल शैम्पू बनाने में होता है। पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, खासतौर पर शिकाकाई से तो आप जुड़ जाएंगे, कनेक्ट कर देंगे कि ये शैम्पू से जुड़ा होगा, आपको भीमल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस औषधीय पौधे की जड़ों एवं लकड़ियों का उपयोग आंखों के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है? तो आंखों के रोगों के लिए कौन सी जो पौधा है उसका इस्तेमाल किया जाता है? ये किया जाता है किलमोड़ा का। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहां पर राइट आंसर होगा। जो किलमोड़ा होता है, इसकी जड़ों में जो बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड नाम का एक रसायन पाया जाता है और उसी का इस्तेमाल आंखों के रोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा किलमोड़ा का इस्तेमाल पीलिया रोग में भी किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, एक आंखों के उपचार के लिए, दूसरा पीलिया रोग के लिए भी किलमोड़ा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो किलमोड़ा है इसी का अन्य नाम है दारू हरिद्रा। क्वेश्चन बनता है दारू हरिद्रा किसका अन्य नाम है? तो दारू हरिद्रा ये आपके किलमोड़ा का ही अन्य नाम है। इसके अलावा जरिश्क भी इसी का अन्य नाम है। तो दारू हरिद्रा और जरिश्क किसके अन्य नाम है? किलमोड़ा के। एक और चीज, जो वन्यजीव अधिनियम है उसकी प्रथम श्रेणी का ये पौधा है किलमोड़ा। पूछा जा सकता है कि इनमें से किस वनस्पति या किस औषधि को वन्यजीव अधिनियम की पहली श्रेणी में रखा गया है? तो वो है किलमोड़ा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। औषधीय पौधे किलमोड़ा का अन्य नाम क्या है? तो इसका हमने अन्य नाम ऊपर देखा, दारू हरिद्रा या जरिश्क भी इसका ही अन्य नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पौधा हिमालय में खरपतवार के रूप में पाया जाता है और स्थानीय लोग इसका प्रयोग सब्जी बनाने और पशु चारे के रूप में भी करते हैं? तो कौन सा पौधा है? यह है आपका बिच्छू घास। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसे कंडाली के नाम से भी जाना जाता है, आप जानते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस पौधे के सेवन से एनीमिया रोग को दूर किया जाता है? तो देखिए, एनीमिया रोग का नाशक माना जाता है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा किस पौधे को एनीमिया रोग का नाशक माना जाता है? तो ये बिच्छू घास यानी कंडाली को ही माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। निम्न में से किस पौधे की जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर करती हैं और इसे उत्तराखंड में टमाटर के विकल्प के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? देखिए, टमाटर के विकल्प के रूप में, ये वाली लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये भी पूछी जा सकती है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो कार्य करता है वो कौन करता है? ठीक है, कौन सा पौधा करता है? तो यही पौधा करता है जो कि है अमीश। ठीक है, जो अमीश पौधा है या औषधि है, यह इसका इस्तेमाल जो स्थानीय लोग हैं टमाटर के विकल्प के रूप में करते हैं। पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस अमीश का जो अन्य नाम है, इसे हिपोपी के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो हिपोपी या अमीश एक ही नाम है, टमाटर के विकल्प के रूप में होता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी कि फिक्सेशन करने का यह कार्य करता है। अमीश नामक पौधे का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम हमने ऊपर देखा, हिपोपी। कंडाली को बिच्छू घास के नाम से जाना जाता है। जरिश्क को हमने देखा, क्या कहते हैं वहां पर? किलमोड़ा या दारू हरिद्रा। नेक्स्ट है,
भेकल नामक पौधे का खाद्य तेल के रूप में उपयोग किस स्थानीय जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो जो भेकल पौधा है इसका इस्तेमाल खाद्य तेल के रूप में होता है। एक तो आपका ये फैक्ट यहां पर हो गया। और कौन सी जनजाति इसका इस्तेमाल खाद्य तेल के रूप में करती है? तो वो है आपकी भोटिया जनजाति, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा गठिया रोग के उपचार के लिए लाभकारी होता है? तो गठिया रोग के लिए लाभकारी होता है भेकल पौधा, जो हमने ऊपर देखा, और खाद्य तेल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है भोटिया जनजाति के द्वारा। निम्न में से किस पौधे का उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है या जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, आपको इनको नोट करते हुए चलना है। जो इनमें से आपको बताना है कौन सा पौधा है जिसका इस्तेमाल बायोडीजल बनाने में होता है। राइट आंसर है यहां पर जेट्रोफा। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बायोडीजल बनाने के लिए निम्न में से किसकी खेती की जाती है? तो जेट्रोफा की खेती की जाती है। उत्तराखंड में जेट्रोफा, जिसे रतनजोत के नाम से भी जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना, अगली बार हो सकता है आपको जेट्रोफा ऑप्शन में ही ना दे, रतनजोत दे दे। कितने मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है? तो जो जेट्रोफा है जिससे बायोडीजल बनाया जाता है, ये 1500 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। जैव ईंधन के अतिरिक्त जेट्रोफा का उपयोग किया जाता है। तो जैव ईंधन बायोडीजल तो बनाया ही जाता है जेट्रोफा से, इसके अलावा इसका इस्तेमाल साबुन उद्योग में होता है, सौंदर्य प्रसाधन यानी कि कॉस्मेटिक में होता है, और मोमबत्ती उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है। कीड़ा जड़ी यानी जिसे यारसा गुम्बा भी कहते हैं, ये क्या चीज है? ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आई थिंक 2019 के हाईकोर्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कीड़ा जड़ी या जिसे यारसा गुम्बा भी कहते हैं, यह एक औषधि है, आपको याद रखना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। काफी कीमती ये औषधि होती है, लगभग 50 लाख रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा इसकी कीमत होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कीड़ा जड़ी या यारसा गुम्बा क्या है? आपकी एक औषधि है। कई बार पूछ लेगा यारसा गुम्बा का सामान्य नाम क्या है, तो इसे जिसका प्रचलित नाम है ये कीड़ा जड़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जहां पर ये पाया जाता है तो कीड़े के जैसा ये दिखाई देता है। या आपको ऐसे पूछ लेगा कीड़ा जड़ी का नाम क्या है, तो आप बताएंगे यारसा गुम्बा। निम्न में से किस औषधीय पौधे की जड़ें पीले रंग की होती हैं? देखिए पीले रंग की जड़ें किसकी होती हैं? ये होती हैं ममीरा की, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसीलिए ममीरा का जो प्रचलित नाम है, जो ज्यादा प्रसिद्ध नाम है, वो है पीली जड़ी। जैसे ऊपर हमने कीड़ा जड़ी देखा, उसी प्रकार है पीली जड़ी। पूछा जा सकता है कि पीली जड़ी किसका उपनाम है? तो ये ममीरा का उपनाम है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं ये पीले रंग की होती हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ममीरा को बाजार में किस नाम से बेचा जाता है? देखिए ममीरा जिसकी जड़ें कैसी है? पीली, अभी हमने देखा, और पीले रंग की होने के कारण इसे पीली जड़ी भी कहते हैं, लेकिन बाजार में इसे ममीरा गांठ के नाम से बेचा जाता है। ठीक है, निम्न में से किस पौधे की जड़ों से बना काजल आंखों के लिए उपयोगी होता है? तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि इनमें से बताइए किस पौधे से काजल आदि बनाया जाता है? राइट आंसर है आपका ममीरा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी से काजल आदि बनाया जाता है, पीली जड़ी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी वनस्पति औषधीय रूप में बुद्धिवर्धक एवं बलवर्धक होती है और हरिद्वार में अधिक मात्रा में मिलती है? आपने पढ़ा होगा बुद्धिवर्धक औषधि कौन सी है? ब्राह्मी, और यह हरिद्वार में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस औषधीय वनस्पति का उपयोग रंग रोगन और हवन सामग्री एवं गरम मसाले बनाने में किया जाता है? तो रंग रोगन करने में, हवन सामग्री बनाने में, गरम मसाला बनाने में इनमें से किस वनस्पति का इस्तेमाल होता है? राइट आंसर है हमारा झूला वनस्पति का, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और जो उच्च क्वालिटी का झूला वनस्पति होती है, जो प्रथम ग्रेड की झूला वनस्पति होती है, इसे किस देश को भेजा जाता है? इसे फ्रांस को भेजा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, झूला वनस्पति का इस्तेमाल रंग रोगन हवन सामग्री में होता है, और जो उच्च क्वालिटी की झूला वनस्पति होती है इसे फ्रांस में भेजा जाता है। नेक्स्ट है
कौन सा पौधा हृदय रोग के लिए लाभदायक होता है? तो हृदय रोग के लिए लाभदायक होता है घिंगारू पौधा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से किस औषधीय वनस्पति के पुष्पों का उपयोग हैजा, पेचिश, बुखार, यकृत एवं हृदय की बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है? देखिए, इन सारी चीज़ों के लिए कौन सी औषधि है जिसका इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर है सयावली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इसका एक अन्य नाम हमने ऊपर देखा था, आपको ध्यान होना चाहिए, निर्गुंडी। ठीक है, तो सयावली को ही निर्गुंडी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो सयावली पौधा होता है, औषधि होती है, इसका हर भाग औषधि होती है। ठीक है, इस पौधे का जो हर भाग होता है उसका इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। जो इस पौधे की पत्तियां होती हैं वो गठिया रोग के लिए उपयोगी होती हैं। जो इसके पुष्प होते हैं वो आपके इन सब बीमारियों के लिए उपयोगी होते हैं। सयावली वनस्पति उत्तराखंड में कितने मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? तो यह जो वनस्पति है ये आपके 1000 मीटर तक पाई जाती है। उत्तराखंड में 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले किस औषधीय पौधे से कैंसर के इलाज के लिए टैक्साल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है? देखिए, जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होता है टैक्साल नाम का ये जो केमिकल है, रसायन है, ये हमें धुनेर से मिलता है। हाल ही में आयोग ने इसे पूछा था लेकिन उसने इसका आंसर धुनेर नहीं माना, लेकिन इसका आंसर धुनेर ही है, ये आपको याद रखना। उसने इसको डिलीट ही कर दिया था, इसको गलत मान लिया था। ठीक है, डिलीट क्यों किया इसका भी कोई लॉजिक पता नहीं चला है, लेकिन आपको हर जगह जो कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है टैक्साल, ये आपको धुनेर से ही मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है केसर, बलूरियम, चाय, पाइरेथ्रम, कड़वी, हंसरान। ये जो सारी वनस्पतियां हैं ये किस ऊंचाई तक पाई जाती हैं? तो ये आपकी पाई जाती हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 1000 से 1500 मीटर तक ये सारे जो वनस्पतियां हैं आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जिरेनियम। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जिरेनियम जो वनस्पति होती है इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो जिरेनियम का अंतिम उत्पाद होता है सुगंधित तेल। ठीक है, और ये भी आपके 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। सही विकल्प चुनिए। आपने चुनना है यहां पर सही विकल्प। जो बुरांश है क्या यह हृदय देखभाल में उपयोगी साबित होता है? बिल्कुल होता है। ब्राह्मी स्मरण शक्ति और खून साफ करने में होती है? बिल्कुल, क्योंकि बुद्धिवर्धक औषधि इसको कहते हैं। ठीक है, ब्राह्मी को। गिलोय बुखार कम करने में इस्तेमाल होता है? ये भी बिल्कुल आपका सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान ये आपके गोपेश्वर में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। गोपेश्वर में 1989 में इसे स्थापित किया गया था। तो दोनों बात आपको याद रखनी है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहां पर है? एग्जैक्ट लोकेशन आपको पूछी जाती है, गोपेश्वर। जनपद पूछेगा चमोली। पंतनगर में क्या है? पंतनगर में है आपका सीमैप। ठीक है, पूछा जाता है जो औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान है ये पंतनगर में है। कटारमल कोसी अल्मोड़ा में क्या है? जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहां पर है? कटारमल में है। श्रीनगर में क्या है? उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान। चारों आपको याद रखने हैं। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहां स्थित है? जो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है ये आपके ऋषिकेश में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा इससे मिलते जुलते कुछ अन्य नाम हैं। एक आपका मोहान में है, इसको मोहान करना। ठीक है, अल्मोड़ा में है ये। यहाँ पर क्या है आपका? मोहान में है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखते हैं। जो इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है ये कहाँ है? ऋषिकेश। जो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है वो आपके मोहान में है। रानीखेत में क्या है? कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, ये आपके रानीखेत में है। और ताड़ीखेत में क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च। ये चारों आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है और फिर बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए कथन पढ़ते हैं। जिरेनियम एक सुगंधित पौधा है जिसे स्थानीय भाषा में गुलाब की सुगंध वाला पौधा भी कहा जाता है। तो एक नया फैक्ट मिल गया, किस पौधे को गुलाब की सुगंध वाला पौधा कहते हैं? जिरेनियम को। ठीक है,
उत्तराखंड में जिरेनियम के उत्पादन का मूल कारण अनुकूलित जलवायु का होना है, ये भी सही है। जिरेनियम का उपयोग खाद्य पदार्थों में उच्च गुणवत्ता वाले साबुन, सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। तो तीनों कथन यहां पर सही हैं, सभी कथन सही हैं। वनों का मुख्य लाभ क्या होता है? देखिए, वनों का जो प्रमुख लाभ है ये क्या होता है? देखिए, मृदा अपरदन से भूमि की सुरक्षा करते हैं, सॉइल जो इरोजन होता है उसको रोकने में मदद करते हैं, जीव जंतुओं के संरक्षण के काम करते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो काफी आसान प्रश्न है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा सही है, तो मैक्सिमम टाइम लगभग 90% चांस आपका होता है कि जो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी वही सही होता है। ठीक है, हर बार नहीं होता लेकिन मैक्सिमम बार यही होता है उत्तराखंड के एग्जाम में। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, तारपीन का जो तेल है यह चीड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। तारपीन तेल का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो तारपीन तेल का इस्तेमाल किसमें होता है? रंग रोगन में किया जाता है, बूट पॉलिश में होता है, कांच बनाने में होता है। ऑप्शन डी इसका सही है। लीसा प्राप्त होता है, तो लीसा किससे प्राप्त किया जाता है? लीसा ये आपकी चीड़ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है और इसी से फिर आपके जो रेजिन है, जो तारपीन का तेल है, ये आदि बनाए जाते हैं। तो लीसा हमें किससे मिलता है? चीड़ वृक्ष से। उत्तराखंड में लीसा टिपान कब शुरू किया गया था? बहुत बार देख चुके हैं, 1890। कत्था किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो जो कत्था हमें मिलता है ये खैर वृक्ष से मिलता है। निम्न में से किस वृक्ष से सुगंधित तेल एवं फर्नीचर बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं देवदार के पेड़ से। क्रिकेट के बल्ले विशेष रूप से किस वृक्ष की लकड़ी से बनाए जाते हैं? तो क्रिकेट के बल्ले आपके जो विलो होता है इसकी लकड़ी से बनाए जाते हैं। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो उत्तराखंड में जो पहली बार वन पंचायतें बनाई गई थी, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायतों का गठन 1931 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। वन पंचायत यानी सामुदायिक वनों की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों के द्वारा विधिक रूप से समर्थन कब किया गया था? तो जब वन पंचायतों का गठन हुआ और तभी अंग्रेजों के द्वारा इसका समर्थन यहां पर किया गया था। ठीक है, 1931। वन पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी आरक्षित है, तो कितनी भागीदारी है महिलाओं के लिए? आप सभी जानते हैं, 50%। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन पंचायतों के नियंत्रण में आता है? देखिए, कुछ वीडियो पहले हमने उत्तराखंड के वनों के बारे में बात करी थी। उससे पहले हमने उत्तराखंड की नहीं, पूरे भारत की जो 17वीं वन रिपोर्ट आई है उसमें जो उत्तराखंड वाला पोर्शन है उसको हमने पूरा कवर किया कि उत्तराखंड में वनों की क्या स्थिति है। तो इस क्वेश्चन को हम 2-3 बार कवर कर चुके हैं। अब उम्मीद है आपको ये चारों नंबर याद हो जाने चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड में जो वन पंचायतें होती हैं इनके नियंत्रण में लगभग 15.32% हिस्सा आता है। ठीक है, 4 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे ज्यादा हिस्सा वन विभाग के अंतर्गत आता है। वन विभाग 70.46% हिस्से को अधीन अपने करता है। ठीक है, इसके बाद आता है वन पंचायत 15.32, फिर आता है राजस्व विभाग, ये 13.76% को करता है, और फिर जो निजी प्रशासन होता है ये करता है लगभग 0.46%। ठीक है, चारों आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का। आज हमने यहाँ पर 13वां भाग कवर किया। उत्तराखंड की जो प्रमुख वनस्पति और औषधियाँ हैं उनके प्रश्नों को हमने यहाँ पर देखा और उनसे जुड़े हुए अतिरिक्त तथ्यों को भी हमने यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन आपको अगर समझ में आए हैं, कुछ भी सीखने को आपको यहाँ पर मिला है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और कितना आपका यहाँ पर स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।